और अब शो की शुरुआत यूक्रेन और ईरान से आई दो बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं और इन दोनों खबरों में एक चीज कॉमन है और वो है अमेरिका की मुसीबत। पहले रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से आई खबर को डिकोड करते हैं, जहां फादर ऑफ ऑल बॉम्ब ट्रेंड कर रहा है और 2.5 साल से जारी युद्ध में पहली बार रूस ने यूक्रेन को इस महाविनाशक हथियार से दहलाने की धमकी दी है। आखिर ये फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है क्या और वो कौन है जो इसे गिराने की बात कर रहा है? दूसरी खबर ईरान से आई है, इसका कनेक्शन भी रूस यूक्रेन युद्ध से है और यूक्रेन और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान हथियार देकर रूस की मदद कर रहा है। बदले में पुतिन ने ईरान के साथ बड़ा एटमी सीक्रेट शेयर किया है। कैसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब और एटम बॉम्ब ने यूक्रेन अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है, इस रिपोर्ट से समझिए। सितंबर का महीना रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है। इस तबाही का एपिसेंटर रूस यूक्रेन के साथ ईरान तक फैला है। तबाही के केंद्र में बाइडेन, ज़ेलेंस्की, पुतिन और खामेनेई हैं। पहले रूस यूक्रेन युद्ध में उठे तबाही के नए बारूद को डिकोड करते हैं, इसके बाद ईरान से मिले विनाश के नए संकेत को विस्तार देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की चर्चा तेज हो गई है। रूस यूक्रेन जंग में पहली बार फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल का खतरा मंडरा रहा है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के खिलाफ इस सबसे बड़े बम का प्रयोग करने की धमकी दी है। मेदवेदेव ने टेलीग्राम पोस्ट में लिखा, आप किसी के धैर्य की परीक्षा केवल कुछ समय के लिए ही ले सकते हैं। इसी पोस्ट में मेदवेदेव ने आगे लिखा कि सच है कि रूस से इस प्रतिक्रिया का उपयोग करने की संभावना नहीं है, लेकिन ये भी एक संभावना है। फिर क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा। उस जगह जहां कभी रूसी शहरों की मां खड़ी थी, वहां एक विशाल धब्बा रह जाएगा। मेदवेदेव ने अपने पोस्ट के जरिए संकेतों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराने की धमकी दी है। ये जानना जरूरी है कि मेदवेदेव ने जिसे रूसी शहरों की मां कहकर संबोधित किया है, उसका मतलब कीव से है। यूक्रेन की राजधानी कीव को मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज कहा जाता है। मेदवेदेव ने कीव पर जिस विनाशक हथियार से हमले की धमकी दी है, अब जरा उस हथियार के बारे में आपको बताते हैं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब FOAB का आधिकारिक नाम ATBIP एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर है। 7100 किलो वजनी ये बम रूस में बना अब तक का सबसे बड़ा बम है। माना जाता है कि इसकी विस्फोटक क्षमता 44 टन TNT के बराबर है। FOAB थर्मोबैरिक विस्फोटक का इस्तेमाल करता है। हवा में विस्फोट करने की क्षमता के कारण यह विशेष रूप से विनाशक है। यह एक उच्च दबाव वाली विस्फोट तरंग और लंबे समय तक गर्मी पैदा करता है।
FOAB को पहली बार 2007 में जनता के सामने पेश किया गया था, जिसमें पारंपरिक हथियारों में रूस की प्रगति को दिखाया गया था। रूस ने इस बम को अमेरिकी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट के जवाब में बनाया है, जिसे मदर ऑफ ऑल बम MOAB कहा जाता है। यहाँ एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि अगर रूस ने फादर ऑफ ऑल बम FOAB का इस्तेमाल किया तो क्या यूक्रेन की तरफ से अमेरिका मदर ऑफ ऑल बम MOAB से मॉस्को को जवाब देगा। हालांकि अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस बम के इस्तेमाल को लेकर रूस के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। रूस इस बॉम्ब के लिए RS-28 सरमत जैसी मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। यह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल 10 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है। सरमत को सोवियत युग के SS-18 को बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। यह पेलोड क्षमता के मामले में सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल को पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सरमत के लिए 7 टन का FOAB ले जाना आसान होगा, क्योंकि इसे कई वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए संभव है कि ये एक से ज्यादा लक्षित FOAB को ले जा सके। रूस की तरफ से फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से हमले की धमकी उस समय में आई है जब यूक्रेन अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से रूस के खिलाफ लॉन्ग रेंज हथियार के इस्तेमाल की मंजूरी मांग रहा है। हालांकि पुतिन के तेवर देखते हुए फिलहाल ज़ेलेंस्की की मांग को होल्ड पर रखा गया है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए साफ कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो इसे रूस के खिलाफ नाटो की तरफ से युद्ध छेड़ने के तौर पर देखा जाएगा। लगता है कि इसी डर से अमेरिका ने फिलहाल इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है। मेदवेदेव ने भी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का नाम लेकर अमेरिका को अपने इरादों से वाकिफ करा दिया है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल की आहट के बीच ईरान के एटम बम पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और पश्चिमी देश एक नई मुसीबत में घिरते दिखाई दे रहे हैं। इस नई मुसीबत का नाम है ईरान का परमाणु जखीरा। खबर है कि ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देकर मदद की थी, जिसके बदले में अब रूस ईरान के साथ एक बड़ा न्यूक्लियर सीक्रेट शेयर करने जा रहा है। ईरान और रूस ऐसे समय में सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं जब ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रक्रिया में है। पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने इसी तरह की चेतावनी दी थी। हालांकि इस पर तब बहुत कम ध्यान दिया गया था। ब्लिंकन ने कहा था, रूस वो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है जो ईरान चाहता है। ये दो तरफा रास्ता है जिसमें परमाणु के साथ साथ स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी दी जा रही है। ब्लिंकन ने दोनों देशों पर अस्थिर करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, जो दुनिया भर के लिए खतरा पैदा करती हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त रूप से चेतावनी दी थी कि ईरान का एनरिच यूरेनियम भंडार लगातार बढ़ रहा है। ईरान के पास 4 परमाणु बम बनाने के बराबर का यूरेनियम है, लेकिन यह अभी साफ नहीं है कि ईरान कितनी जल्दी परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। हालांकि रूस के वैज्ञानिकों का मिलकर हथियार बनाना या रूस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ईरान को जल्द से जल्द बम बनाने में मदद दे सकता है।
ये बात और है कि ईरान इस बात से इनकार करता है कि वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस से यूक्रेन और ईरान तक मुसीबत अमेरिका की बढ़ रही है, क्योंकि चाहे वो यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बम से हमले की धमकी हो या पुतिन का ईरान को परमाणु सीक्रेट देना, दोनों ही जगह एकमात्र अमेरिका है जिससे दोनों घटनाओं पर असर पड़ सकता है। क्योंकि रूस ने अगर यूक्रेन की राजधानी पर यह विध्वंसक बम गिराया तो अमेरिका के सामने उसे जवाब देने की चुनौती होगी। दूसरी तरफ अगर ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया तो ये हमास के साथ युद्ध कर रहे इजराइल की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा साबित होगा। क्योंकि ईरान गाजा में जारी नरसंहार से भड़का हुआ है और इजराइल से बदला लेने की बात करता है। ऐसे में फादर ऑफ ऑल बम और एटम बम को लेकर दुनिया की टेंशन हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बांग्लादेश बहुत तेजी से दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार पर है। आलम यह है कि जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्वी पाकिस्तानी पर बांग्ला की जगह जबरन उर्दू भाषा थोपी, जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश की आजादी की जंग में 30 लाख लोगों का कत्ल कर दिया, अब उसी कातिल पाकिस्तान के कायदे आजम को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता बनाने की वकालत हो रही है। पांच अगस्त के बाद बांग्लादेश क्या से क्या हो गया। जिस शेख मुजीबुर रहमान ने इस मुल्क को आजादी दिलाई, उनकी बेजान मूर्तियों को गिराने और अपमानित करने के बाद एहसान फरामोशी की इंतहा देखिए। कि जिस पाकिस्तान ने 1947 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म की सारी हदें पार कर दी, उसके राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को शेख मुजीबुर रहमान वाला ओहदा देने की मांग हो रही है। जिसने बांग्लादेशी आवाम का कत्लेआम किया वो अपना हो गया, और जिस भारत ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म और सितम से आजाद कराया वो पराया हो गया। 53 साल के बांग्लादेश में जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। पहली बार इसी 11 सितंबर को ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में जिन्ना की बरसी मनाई गई। जिस जिन्ना ने पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश में बांग्ला की जगह जबरन उर्दू जुबान थोपी, उन्हीं की तारीफ में तराने गाए गए, उर्दू में शेरो शायरी पढ़ी गई। और मंच से पाकिस्तान परस्त बीएनपी नेता नजरुल इस्लाम ने तो वो मांग कर दी जिसे सुनकर हर सच्चे बांग्लादेशी की आत्मा रो देगी। इस मंच से नजरुल इस्लाम ने कहा, अगर जिन्ना नहीं होते तो पाकिस्तान नहीं होता, और पाकिस्तान के बिना बांग्लादेश भी नहीं होता। जिन्ना हमारे राष्ट्र के पिता हैं, लेकिन हम उनकी कभी बात नहीं करते हैं। ये ठीक नहीं है। उम्मीद है कि बांग्लादेश में भी अब जिन्ना को उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर याद किया जाएगा। ढाका में जिन्ना की बरसी का आयोजन नवाब सलीमुल्लाह अकादमी की ओर से किया गया था। बांग्लादेश में जिन्ना की बरसी पर आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिक परिषद की भी हिस्सेदारी थी, जो जमात इस्लामी बांग्लादेश से जुड़ा संगठन है। बड़ी बात यह कि जिन्ना की बरसी वाले इस जलसे में ढाका में तैनात पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त कामरान धांगल मुख्य अतिथि थे। जाहिर है ये कार्यक्रम बांग्लादेश के पाकिस्तान की कार्बन कॉपी बनने का एक और सबूत है, क्योंकि जमात इस्लामी की पाकिस्तान से करीबी और मोहब्बत किसी से छिपी नहीं है। बांग्लादेश की इस सियासी पार्टी का वो अतीत भी दुनिया जानती है, जिसमें इस इस्लामिक संगठन ने बांग्लादेश की आजादी का विरोध और मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का साथ दिया था। बांग्लादेश की जंग आजादी में पाकिस्तान ने करीब 30 लाख बंगालियों का कत्ल कर दिया। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। तो 9 महीने तक चली आजादी की लड़ाई में पाकिस्तानियों ने 4 लाख बंगाली महिलाओं से रेप जैसी घिनौनी वारदात भी की थी। लेकिन अब बदले हालात में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद कहने को बांग्लादेश की हुकूमत मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, लेकिन सही मायने में सत्ता की बागडोर कट्टरपंथी जमात इस्लामी के हाथ में ही है।
तभी तो इस पार्टी की स्टूडेंट विंग छात्र शिविर वाले शरिया पुलिसिंग कर रहे हैं। छात्र शिविर की गुंडागर्दी का ये वीडियो कॉक्स बाजार के बीच का है, जहां टी शर्ट में घूम रही लड़कियों और महिलाओं के साथ मारपीट की गई। उनसे कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई। जमात इस्लामी पर शेख हसीना की सरकार में प्रतिबंध लगा था, लेकिन अब यूनुस सरकार में न सिर्फ जमात से बंदिश हटी, बल्कि बांग्लादेश में अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सरगना जशीमुद्दीन रहमानी हाफी को भी रिहा कर दिया गया है, जो अब खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इस आतंकी का एक वीडियो भी इन दिनों वायरल है, जिसमें भारत के खिलाफ ऐसे नफरती बोल हैं जिन्हें हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन इस आतंकी ने जो कहा है उसे जानना भी जरूरी है। आतंकी जशीमुद्दीन ने जेल से रिहा होते ही भारत को तोड़ने और दिल्ली में इस्लामिक झंडा फहराने की धमकी दी है। वीडियो में आतंकी जशीमुद्दीन ने कश्मीर के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी एकजुट होने की अपील की है। और तो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मोदी के शासन से पश्चिम बंगाल को आजाद कराने की सलाह दी है। मोहम्मद यूनुस चाहे लाख इनकार करे, लेकिन सच ये है कि बांग्लादेश में सही मायने में कट्टरपंथी ही हुकूमत चला रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे नया मामला बांग्लादेश के तंगले जिले का है, जहां 17 साल की हिंदू लड़की को अगवा कर लिया गया। नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा करने का आरोप अयूब अली, नवाब अली और मानिक मियां नाम के कट्टरपंथियों पर है। शिकायत करने के बावजूद बांग्लादेश की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस देश में 5 अगस्त के बाद कैसे हिंदुओं के घर जलाए गए, उन पर हमले हुए, मंदिरों को तोड़ा और जलाया गया, लूटपाट हुई, हत्याएं हुई, ये दुनिया ने देखी। बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो की नई रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त से 20 अगस्त के बीच देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की 1068 घटनाएं हुई। इसके खिलाफ इसी 13 सितंबर को चटगांव में हिंदुओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू खतरे में है, और अगर उनके संहार का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो वो आशंका भी सच साबित हो सकती है, जिसमें 2050 से पहले बांग्लादेश के हिंदू मुक्त होने की भविष्यवाणी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क को लगातार जानलेवा धमकियां मिल रही हैं और इसी साल अलग अलग जगहों पर 2 बार उन पर हमले की कोशिश भी हो चुकी है। इस सबसे डरे हुए एलॉन मस्क ने अपनी निजी सुरक्षा राष्ट्रपति जैसी कर ली है। एलॉन मस्क की सिक्योरिटी को लेकर कुछ हैरान करने वाली बातें भी पता चली हैं। देखिए, 20 कमांडो, एक सीक्रेट सर्विस, मस्क की नई वी कंपनी। क्या धरती के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की जान खतरे में है? क्या मार्स पर कॉलोनी बसाने का सपना देखने वाले एलन मस्क धरती के कुछ लोगों से बुरी तरह डर गए हैं, इस कदर कि अब वो 1 सेकंड के लिए भी अकेले नहीं बैठते। टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने अपनी सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा ली। अब एलन मस्क की सुरक्षा कई देशों के मिस्टर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी से भी ज्यादा हो गई है। एलन मस्क जहां रहते हैं, अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एलन मस्क जिस शहर में जाते हैं, उसके चप्पे चप्पे की खुफिया खबर रखी जाती है। एलन मस्क को जिस सड़क से गुजरना होता है, वहां पहले ही सीक्रेट सर्विस से जुड़े कमांडो तैनात हो जाते हैं।
पहले एलन मस्क अकेले ही टेस्ला की टेस्ट ड्राइव पर निकल जाते थे, लेकिन अब एलन मस्क के साथ पूरा काफिला चलता है। यानी दुनिया के कई देशों में जैसी सुरक्षा देश के राष्ट्र प्रमुख को मिलती है, वैसी सुरक्षा के इंतजाम दुनिया के सबसे रईस इंसान ने अपने लिए कर लिए हैं। पर सवाल यह है कि एलन मस्क को इतने भारी भरकम सुरक्षा इंतजाम की जरूरत क्यों पड़ गई? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एलन मस्क की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। 2 साल पहले तक सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड साथ रखने वाले एलन मस्क अब हर वक्त कम से कम 20 कमांडोज से घिरे रहते हैं। और एलन मस्क की निजी सुरक्षा में तैनात ये कमांडो भी किसी निजी सिक्योरिटी एजेंसी से नहीं लिए जाते। दुनिया के सबसे अमीर शख्स की सुरक्षा में अमेरिकी सेना से चुने गए टॉप कमांडो को ही शामिल किया जाता है, और इसके लिए एलन मस्क कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने पहली बार टैक्स फाइलिंग में मस्क की सुरक्षा में हो रहे खर्च का खुलासा किया है। टेस्ला के दस्तावेजों के अनुसार एलन मस्क के एक प्राइवेट बॉडीगार्ड पर हर महीने $5 लाख से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। पिछले साल यानी 2023 में एलन मस्क के हर बॉडीगार्ड पर टेस्ला ने $2.4 मिलियन यानी करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा खुफिया एजेंसी, सिक्योरिटी प्लानर, डॉक्टर और इमरजेंसी रेस्क्यू टीम पर अलग से खर्च हो रहा है। इतना तामझाम इसलिए क्योंकि मस्क की दौलत के साथ साथ दुश्मन और जान को खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले एलन मस्क ने एक्स पर लिखा था, आने वाला समय खतरनाक है। पिछले 8 महीनों में अलग अलग मौकों पर 2 लोग मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं। उन्हें टेक्सास में टेस्ला हेडक्वार्टर से लगभग 20 मिनट की दूरी पर बंदूकों के साथ गिरफ्तार किया गया था। एलन मस्क को तकरीबन हर रोज जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान हर वक्त कड़े सुरक्षा घेरे में रहने वाले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप तक पर जानलेवा हमला हो गया था। इस घटना के बाद एलन मस्क ने अपने लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की टक्कर के सुरक्षा इंतजाम कर लिए। उन्होंने अपने लिए एडवांस लेवल की ट्रेनिंग से लैस बॉडीगार्ड और कमांडो की पूरी टीम तैनात कर ली है। एलन मस्क की सुरक्षा टीम का कोड नेम वॉयेजर है। वॉयेजर के सभी कमांडो हर वक्त एडवांस लेवल के हथियारों से लैस रहते हैं, और वॉयेजर की सीक्रेट यूनिट मस्क सबसे आधुनिक खुफिया उपकरणों का इस्तेमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि यहां अब सबसे बड़ा खतरा हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल का मंडरा रहा है। यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की छूट दे सकते हैं। यह खबर जब से सार्वजनिक हुई है तब से क्रेमलिन में टेंशन हाई है, और रूस ने ब्रिटेन को हाइपरसोनिक मिसाइल से समंदर में डुबो देने की वार्निंग दे दी है। तो क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइलें, और रक्षा विशेषज्ञों को दुनिया में नई किस्म के हाइपरसोनिक वॉरफेयर का डर क्यों है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। ये वीडियो करीब 10 महीने पहले का है। यूक्रेन ने तब पहली बार क्रीमिया में रूसी सैन्य ठिकानों पर अमेरिका से मिली लॉन्ग रेंज की ATACMS मिसाइल यानी कि आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स से हमला किया था। क्रीमिया में बड़ी तबाही मचाई थी। लेकिन अब यूक्रेन की चाहत कुछ और है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कई दिनों से अमेरिका से इन मिसाइलों को रूस के काफी अंदर तक अटैक करने की परमिशन मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की की यही मांग ब्रिटेन से भी है। अमेरिका की तरह ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो लॉन्ग रेंज मिसाइल दी हुई हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइल में भी अमेरिका के कंपोनेंट्स लगे हैं। स्पीड लगभग ध्वनि की रफ्तार के बराबर है। अधिकतम रेंज 250 किलोमीटर है और हर एक मिसाइल की लागत
करीब 10 लाख अमेरिकी डॉलर है। लेकिन यूक्रेन के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों से अब तक उसकी इन मांगों पर हरी झंडी नहीं मिली है। हालांकि इसी मांग के सिलसिले में 3 दिन पहले अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने एक साथ कीव की यात्रा की थी। ज़ेलेंस्की से लंबी बातचीत की थी। इसी बातचीत की भनक क्रेमलिन को भी लग चुकी थी। इसीलिए रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने इस मुद्दे पर सीधे नाटो देशों को चेतावनी दी थी। पुतिन की वार्निंग को हल्के में लेना गलती होगी। शायद इसीलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अपने विदेश मंत्री के साथ भागे भागे अमेरिका पहुंचे। वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात की। दोनों लीडर्स के बीच रूस में काफी अंदर तक इस्तेमाल की जाने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलों पर वार्ता हुई। हालांकि स्टारमर ने बाद में मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी बातचीत के केंद्र में कई और मुद्दे भी शामिल थे। लेकिन बाइडेन ने कहा कि पुतिन पश्चिम के बारे में क्या कहते हैं वो इसके बारे में अब ज्यादा नहीं सोचते। बाइडेन ने ब्रिटेन के पीएम के साथ हुई इसी मीटिंग में एक बड़ी बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस में काफी अंदर तक हमला किया जाना उन्हें मंजूर नहीं है। लेकिन ब्रिटिश सूत्रों के हवाले से खबर है कि लंदन और वॉशिंगटन दोनों ने ही यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की परमिशन दे दी है और इसकी सार्वजनिक तौर पर घोषणा करने की इच्छा दोनों देशों की नहीं है। सोचिए, जब ये बात दुनिया को मालूम ही चल चुकी है, इस निर्णय के बारे में रूस को भी पता चल चुका है, तो फिर सार्वजनिक तौर पर ऐलान करने वाली बात खाना पूर्ति है। शायद इसीलिए ब्रिटेन को पुतिन के सबसे खासम खास दिमित्री मेदवेदेव ने वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल के लंबी दूरी तक इस्तेमाल की छूट दी तो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों से ब्रिटेन को महासागर में डुबो दिया जाएगा। अब यहां पर सवाल है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर क्या बला है? क्या ये पावर सिर्फ रूस के पास ही है? तो इसका जवाब ये है कि रूसी सेना हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक दोनों तरह की पावरफुल मिसाइलों से लैस है। रूस के पास किंझल और जिरकॉन नाम की 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। इन दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल वो यूक्रेन युद्ध में करता रहा है, लेकिन अब वो इन मिसाइलों से ब्रिटेन को तबाह करने की चेतावनी दे रहा है। ग्रेट ब्रिटेन तक पहुंच सकती है ये मिसाइल, तो हम ये मान के चलें कि अगर जिस दिन रशिया अगर डिसाइड करेगा तो वो ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स दाग सकता है और उसमें अगर उसको जो उसकी अगर मंशा है कि उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाना है तो वो भी कर सकता है। वैसे हाइपरसोनिक मिसाइल कितनी घातक है ये भी जानना चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइल से मतलब उन मिसाइलों से है जो आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। बैलिस्टिक मिसाइलें भी ध्वनि की गति से तेज चलती हैं, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि बैलिस्टिक मिसाइल को एंटी मिसाइल सिस्टम से ट्रैक करना आसान होता है, जबकि वायुमंडल में आर्क और प्रोजेक्टाइल बनाते हुए टारगेट की ओर आगे बढ़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ पाना नामुमकिन है और जमीन के बेहद करीब आने पर ही इसका पता चलता है। इसलिए परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा विनाशकारी होती हैं। सबसे बड़ी बात, दुनिया में सिर्फ 3 देशों रूस, चीन और ईरान के पास ही आधिकारिक तौर पर हाइपरसोनिक हथियारों की शक्ति है, जबकि अमेरिका ने अब तक कई बार इससे जुड़े टेस्ट किए हैं, लेकिन उसे ये पावर हासिल होने में सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी है। उनका जो फोकस था वो मिसाइल वॉरफेयर पे नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है वो ओवरसीज़ कमांड माना जाता है। तो इंडो पैसिफिक में, मिडिल ईस्ट में ये अमेरिका का सेंट्रल कमांड काम करता है। तो शायद अमेरिका की फोकस इसके ऊपर नहीं थी और आज अमेरिका के पास फ़िलहाल अमेरिका काम कर रहा है इसके ऊपर, बट आज की डेट में इस टाइप की टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका रूस, चीन और ईरान जैसे दुश्मनों के पास हाइपरसोनिक हथियारों के होने से बेचैन रहा है। हालांकि एक बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिकी सेना ने लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियार डार्क ईगल का फाइनल टेस्ट करने का प्लान इसी वर्ष के अंत तक बनाया है और अगर यह टेस्ट सफल रहा तो इसकी पहली यूनिट को अगले वर्ष तक तैनात करने की योजना है।
भविष्य में रूस के हाइपरसोनिक हथियारों से हमले की वार्निंग का जवाब अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर दे सकता है। और रक्षा मामलों के जानकारों के अनुसार तब भविष्य में युद्ध हाइपरसोनिक हथियारों के दम पर लड़ा जाएगा, जो कि विनाशकारी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद ही कुर्सी पर बैठेंगे। सवाल है कि उनकी जगह पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो दिल्ली की सियासत में अब आगे क्या होने जा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। केजरीवाल ने जमानत पर जेल से बाहर आते ही एक साथ कई सियासी दांव खेले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान करके दिल्ली की सियासत में हलचल मचा दी है। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस बयान के बाद सवाल है कि अब दिल्ली की सियासत में आगे क्या होने जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उनके सामने 2 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प, अरविंद केजरीवाल की जगह उनकी पार्टी नए मुख्यमंत्री को चुन सकती है। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा को भंग करने की मांग कर सकती है। अगर केजरीवाल पहले विकल्प को आजमाते हैं तो बड़ा सवाल ये है कि उनकी जगह मुख्यमंत्री कौन होगा। केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि खुद वो और मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर मौका दे सकती है। केजरीवाल खुद नए मुख्यमंत्री का संकेत दे चुके हैं। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपनी जगह पर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी के 3 नामों को लेकर सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। आतिशी को केजरीवाल का भरोसेमंद माना जाता है। उनकी ईमानदार छवि है। दिल्ली सरकार में उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं। आतिशी को महिला होने का फायदा भी मिल सकता है। मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरा संभावित नाम है सौरभ भारद्वाज। उन्हें पार्टी का विश्वसनीय सिपहसालार माना जाता है। वो मजबूती से अपनी बात रखते हैं। केजरीवाल और दूसरे बड़े नेताओं के जेल में रहने के दौरान वो काफी सक्रिय रहे और अच्छा काम किया। अरविंद केजरीवाल की जगह सीएम पद के लिए एक और नाम को संभावित दावेदार माना जा रहा है। वो है मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल की बेदाग छवि है। वो केजरीवाल की सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं। माना जा रहा है कि झारखंड के चंपाई जैसी स्थिति से बचने के लिए भी उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले अरविंद केजरीवाल कौन सा राजनीतिक दांव खेल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है
कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं। इस्तीफा देकर वो साफ छवि की वकालत करना चाहते हैं। इस्तीफा देकर वो विधानसभा भंग करने का दबाव बना सकते हैं। वहीं इस्तीफा देकर वो महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली का चुनाव कराने के लिए भी दबाव बना सकते हैं। उन्होंने नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग भी कर दी है। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाए चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफे का ऐलान करके दिल्ली के लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस दाव से विपक्षी पार्टियां भी हैरत में हैं। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या कर रहा है भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं, वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। राजनीति के जानकारों की निगाहें अब 48 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के फैसलों पर लगी हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव पर फोकस करेंगे और वहां अलग अलग इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार में जुटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको चीन लेकर चलते हैं। हमारे पास चीन से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये खबर 100% सच है। चीन में रिटायरमेंट की उम्र में 30 करोड़ बुजुर्गों को काम की भट्टी में झोंकने की तैयारी है। जिनपिंग ने कड़ा फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नई पॉलिसी के तहत चीन में अब पुरुषों के रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 63 साल की गई है। ऑफिस वर्क करने वाली महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र को 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष किया गया है। वहीं फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन, रिमाइनिंग जैसी जगहों पर काम करने वाली महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष की गई है। चीन की नई रिटायरमेंट पॉलिसी अगले साल 1 जनवरी से लागू होगी और ये नई नीति अगले 15 वर्षों तक लागू रहेगी। अब सवाल यह है कि चीन ने ऐसा फैसला क्यों लिया कि वो घर पर आराम करने की उम्र में अब बुजुर्गों से काम लेना चाहता है। तो इसका जवाब है वहां की तेजी से घटती आबादी, कर्मचारियों की बढ़ती उम्र और खत्म हो रहा पेंशन का पैसा, जिसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।